हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो ऑफ वियतनाम वीज़ा 2025। कैसे अप्लाई करना है वियतनाम के वीज़ा 2025 में डेमो आपको बाद में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपके सभी क्वेरीज जो रहती हैं उनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलने लगे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों को वीडियो इंग्लिश में ही देखनी है, आप अब मेरे चैनल पे ऑटो डबिंग फीचर को ऑन कर सकते हैं। यानी कि जब आप इस वीडियो को प्ले कर रहे हैं, टॉप राइट हैंड साइड में या बॉटम राइट हैंड साइड पे आपको गियर साइन या सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। उसमें जाके आप सब टाइटल्स को इंग्लिश में कर सकते हैं इनेबल, या ऑटो डबिंग फीचर को इंग्लिश में इनेबल कर सकते हैं और आप पूरी वीडियो इंग्लिश में सुन पाएंगे। हालांकि वो मेरी आवाज़ नहीं होगी, लेकिन इट विल स्टिल वर्क फॉर यू। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, यहाँ पे हम बहुत सारा ट्रैवल कंटेंट आपके साथ शेयर करते हैं। वीज़ास के बारे में बात करते हैं, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करते हैं, न्यूज़ होती है, चेंजेस होती है पॉलिसी में, वो शेयर करते हैं। तो आप प्लीज़ 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 वीडियो को जो है लाइक तो करें ही करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लस मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग सिर्फ देखते जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार ये टाइम है आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, जब मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लेट्स बिगिन। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब देने लगे हैं पहले। तो अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल, जो बेसिक सवाल आता है और बहुत कॉमन है सवाल, सिंगल नेम ऑन योर पासपोर्ट। तो इसको लेके हाल ही में वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में चेंजेस कर दिए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पे है कि जो भी एप्लीकेंट्स हैं, अगर आपके पासपोर्ट पे सिंगल नेम दिया है, आपको क्या करना है, यानी कि आपका फर्स्ट नेम दिया हुआ है, तो आप गिवन नेम में ही अपना नाम जो फर्स्ट नेम है वो डाल दें, और जो आपकी सरनेम फील्ड है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आप खाली छोड़ दें। उसको आपको फिल नहीं करना, उसमें कुछ भी नहीं डालना आपको, ठीक है, उसे आप खाली छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि हाउ कैन आई गेट माई वीज़ा फास्टर, प्रोसेसिंग टाइम उसका कम कैसे कर सकता हूँ। उसका एक ऑल्टरनेटिव मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आप गवर्नमेंट साइट या पोर्टल से अप्लाई करते हैं, जो नॉर्मल जो ई वीज़ा का टैट है वीज़ा प्रोसेसिंग का, वो 3 दिन का है, 3 से लेकर 8 दिनों तक का है। मतलब कि तीसरे दिन या 5वें दिन या 8वें दिन आपका वीज़ा आपको मिलना चाहिए, लेट से लेट। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, आपकी किसी भी रीज़न की वजह से एप्लीकेशन अटक जाती है, आपका वीज़ा आपको नहीं मिल रहा, 15-20 दिन हो चुके हैं, या आपकी ट्रैवल डेट भी जो है पास आ चुकी है, आपकी जो टिकट्स हैं, जो ट्रैवल डेट है वो आपकी काफ़ी पास आ चुकी हैं, उस केस में अगर अर्जेंटली आपको वीज़ा चाहिए कम से कम टाइम में या कुछ घंटों के अंदर या 1 से 2 दिन के अंदर, वो भी आप ले सकते हैं। कैसे, उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने लगा हूँ, जहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे वीकेंड्स और वियतनाम नेशनल हॉलीडेज़ बीच में ना हो। इनके जो वर्किंग डेज हैं वो मंडे टू फ्राइडे हैं, 8 AM to 4:30 PM वियतनाम टाइम। 1.5 घंटे का आपको पता है कि दे आर अहेड ऑफ अस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मंडे टू फ्राइडे में ही आपकी रिक्वेस्ट फॉल करें। सैटरडे संडे हो सकता है कि आपका फिर फर्दर डिले हो जाए, या वियतनाम हॉलीडेज अगर बीच में, उसमें डिले हो सकता है। तो जिन्हें अर्जेंसी है, ये एक पेड सर्विस होगी, लेट मी टेल यू। एडिशनली चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं ओवर वीज़ा कॉस्ट, लेकिन ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल ज़रूर है जिन्हें अर्जेंसी है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाके आप देख लें। अब नेक्स्ट सवाल ये आ रहा है कि आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट करना चाहते हैं करेक्शंस के लिए। तो जो वीज़ा, अगर आप ऐसा करते हैं, आप इमिग्रेशन को भी लिख सकते हैं या अपनी एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी जो क्लॉक दोबारा से रीसेट हो जाएगी, जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है वो वापस से इनेबल हो जाएगा। यानी कि करेक्शंस के बाद आपको 3 या 5 8 दिनों में ही जाके वीज़ा मिलेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में लेके चलेंगे अगर आप कोई करेक्शन दोबारा करते हैं। इसलिए हम ये कहते रहते हैं कि आप पहले से ही एडवांस में अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से फिल करें, ठीक है। अब ये भी एक अच्छी बात होगी कि जो जब आप अपना पासपोर्ट की कॉपी को अपलोड करते हैं, तो OCR टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑटोमेटिकली आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स फैच हो जाती है फॉर्म के अंदर। तो आपको बस एक बार देखना होता है, बाकी सारी डिटेल्स आपकी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। उसको आप रिव्यू कर लें। नेक्स्ट चीज़ जो है, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को लेके बड़े सवाल आते हैं मुझे कि देखिए ऐसा है कि आपने, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, आप ने वीज़ा फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में भरते समय लिखा कि मैं एंटर करूँगा हो ची मिन सिटी से, लेकिन आपकी जो फ्लाइट की आइटनरी वो ये है कि आप हेनोई से एंटर करने लगे हैं, या आपकी जो फ्लाइट आइटनरी है उसमें यह है कि आप जो एग्जिट है, आपने एग्जिट पॉइंट स्पेसिफाई किया वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में एज ए हेनोई, लेकिन आपकी जो एक्चुअली फ्लाइट आइटनरी है कि आप हो ची मिन से एग्जिट कर रहे हैं, या आप किसी और कंट्री से आ रहे हैं। यानी कि आपने ये स्पेसिफाई किया कि क्या मैंने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में कंबोडिया लिख दिया है, तो क्या मैं थाईलैंड से एंटर कर सकता हूँ या लाओस से एंटर कर सकता हूँ? येस यू कैन, ठीक है। नो, आई होप देयर इज नो कन्फ्यूजन अबाउट दिस। बहुत सवाल आते रहते हैं। तो वियतनाम ई वीज़ा होल्डर्स हैं, उनके लिए कम से कम 42 डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल बॉर्डर गेट्स हैं जो कि वैलिड हैं। अगर आप ई वीज़ा को अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको कोई भी चैलेंज नहीं आएगा। जो भी आपने फॉर्म में स्पेसिफाई किया एंट्री एग्जिट डेट, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं और फ्लाइट आइटनरी अपनी डिफरेंट रख सकते हैं। मान लीजिए आपको इमिग्रेशन पर डिपार्चर एयरपोर्ट के इंडिया में ही रोक लिया जाता है और आपको बोर्डिंग डिनाई की जाती है
वीज़ा इश्यूज़ की वजह से, तो उस केस में वीज़ा एजेंसी को आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर एक्सप्रेस सर्विस असिस्टेंस। और अगर आप मान लीजिए कि वियतनाम में जाते हैं और वहाँ पे आपको रोक लिया जाता है, तो उस केस में आपको के पास कोई सोल्यूशन या ऑप्शन नहीं बचता। उस केस में आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को कन्विंस करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मुझसे गलती हो गई फॉर्म को फिल करने में और यहाँ पे डिटेल्स मिसमैच है, लेकिन मैं जेन्युइन हूँ कि मेरे पास रिटर्न टिकट भी इंडिया की है। उसमें तो कोई ज़्यादा सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इंडिया में अगर आपको डिनाई की जाती है बोर्डिंग, तो आप एक्सप्रेस सर्विस असिस्टेंस जो है ले सकते हैं। उसका लिंक भी जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने लगा हूँ, जहाँ से अगर आपको ई वीज़ा चाहिए अर्जेंटली, तो उसके कुछ एडिशनल चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको उस वक्त वहाँ पे हेल्प कर सकती है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको ई वीज़ा एप्लीकेशंस के साथ चैलेंजेस आ रहे हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए दे रहा हूँ। नॉर्मल लोग जो है अपना वीज़ा जो ई वीज़ा अप्लाई करें गवर्नमेंट के पोर्टल से। काफ़ी सवाल ये आते हैं बच्चों को लेके कि बच्चों की एप्लीकेशन कैसे हमने फिल करनी है। तो अगर आपके बच्चे के पास, यूजुअली आजकल ऐसा होता है कि सभी बच्चों के पास, चाहे वो 1-2 साल के, उनके पासपोर्ट जो होते हैं बने हुए होते हैं। उस केस के अंदर उनकी एप्लीकेशन आपको सेपरेटली ई वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी उस केस में, अगर उनका पासपोर्ट उनके पास है या उनका पासपोर्ट नंबर है। तो बच्चों के बिहाफ पे आप फिल कर सकते हैं उनकी डिटेल्स। अगर उनकी एज 14 साल से नीचे की है एंड दे डोंट पोजेस अ पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट, उस केस में पेरेंट्स अपनी एप्लीकेशन में उनकी डिटेल्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। और यूजुअली जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल सभी के पास पासपोर्ट होते हैं, तो बेटर ये है कि आप अपने बच्चे की जो एप्लीकेशन है सेपरेटली ई वीज़ा एप्लीकेशन को सबमिट करें। ठीक है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आते हैं, तो अगर आपको पोर्टल को यूज़ करते हुए कोई टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप प्राइवेट ब्राउजिंग मोड की मदद ले सकते हैं, उसे इनेबल करके एप्लीकेशन फॉर्म को वहाँ से फिल कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी कोई इश्यूज़ हैं, तो थोड़ी देर के बाद आप ट्राई करें, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस भी हो सकते हैं, सर्वर्स जो है उनके बिजी हो सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी आप ट्राई करना चाहते हैं, बेटर यू शुड यूज़ अ डिफरेंट कंप्यूटर देन ट्राई इट, or delete browsing and cookies or use a different browsers. There are certain general practices that you can follow in case you are encountering any technical issues in your visa application form or while filling it up. दूसरी बात यह कि जो वैलिडिटी आपकी मैक्सिमम आपके वीज़ा पे आपको मिलती है, दैट इज़ अप टू 90 डेज। लेकिन कैच यहाँ पे यह है कि अगर आप 10 दिनों के लिए जा रहे हैं, वही डेट्स आपको स्पेसिफाई करनी होती है और उतने दिनों के लिए ही आपका जो वियतनाम का ई वीज़ा है वो वैलिड होता है। तो वो तो वैलिडिटी पीरियड 90 डेज़ की ये है कि आप 90 दिन तक के लिए चाहते हैं ठहरना कंट्री में, तो आप ठहर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली बी वेरी केयरफुल कि अगर आप अपनी आइटनरी प्लान कर रहे हैं, जो आप एंट्री और एग्जिट डेट्स हैं वो कम से कम ध्यान से स्पेसिफाई करें। एंट्री एग्जिट पॉइंट से इतना फ़र्क नहीं पड़ता टू बी ऑनेस्ट। बाकी आपकी जो फोटो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी पासपोर्ट की फ़ोटो है, बहुत क्लियर होनी चाहिए और काफ़ी 80, 85 या 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए। जब आप OCR टेक्नोलॉजी को यूज़ के फॉर्म में अपना पासपोर्ट अपलोड करते हैं, फ़ोटो को अपलोड करते हैं, वो मैच थोड़ी होनी चाहिए। ठीक है जी, टू अवॉइड एनी डिलेज इन प्रोसेसिंग। आप जो हम स्क्रीन पर चलते हो देख लेते हैं कैसे फटाफट से 2 मिनट में इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरा जाता है। लेट्स टेक अ डेमो। चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे हम वियतनाम का ई वीज़ा, और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा आपके लिए, और यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं, और जो लिस्ट ऑफ लैंड बॉर्डर्स हैं या एयर बॉर्डर्स हैं, गेट्स हैं, सी बॉर्डर गेट्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और आप बिल्कुल लास्ट में चले जाइए और यहाँ पे हम दोनों को टिक करते हैं नीचे, एंड वी क्लिक ऑन सबमिट। ओके, इसके बाद क्या होता है, ये फॉर्म का पेज खुल के आता है। पहला 3 सेक्शंस हैं, फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, रिव्यू एप्लीकेशन एंड द पेमेंट। ठीक है, लास्ट में पेमेंट करेंगे। यहाँ पे हम पहले अपनी फ़ोटो जो है वो अपलोड कर देते हैं। इसके बाद साथ ही साथ हम अपलोड कर देते हैं पासपोर्ट का बायो पेज भी। यहाँ पे ये देखिए मैंने अपलोड कर दिया है, और यहाँ पे डिटेल्स मेरी शो नहीं करेंगी अभी, क्योंकि मैंने अभी हाइड करके रखा है। और आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें अपलोड हो गई हैं, प्रोसेस हो रही हैं। अब इनकी एक्यूरेसी चेक की जाएगी फ़ोटोज़ की। हाँ, मतलब कि ये मेरी फ़ोटो है, मिलती जुलती है, तो ठीक है, 81% मैच। एनीवेज, अब जो है यहाँ पे आप नीचे देखें तो ऑटो फैच हो गई है डिटेल्स ऑटोमेटिकली बायो पेज से। मतलब कि मुझे कुछ भी करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको टैली ज़रूर करना है जो भी डिटेल्स यहाँ पे आई हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, और दोबारा से ईमेल एड्रेस डालना है। ठीक है जी, इसके बाद हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर पासपोर्ट टू एंटर इनटू वियतनाम, डू यू हैव मल्टी नेशनैलिटीज़, वायलेशन ऑफ वियतनामी लॉज, तो इसे नो रखेंगे हम। इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना। मुझे सिंगल एंट्री चाहिए, मल्टी एंट्री तो वो मैं चूज़ कर लूँगा, मुझे मल्टी एंट्री चाहिए। ग्रांट ई वीज़ा वैलिड फ्रॉम, कब मेरा ट्रैवल पीरियड स्टार्ट होगा और कब मेरा ख़त्म होगा वो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, इसे आप स्किप नहीं कर सकते। इसके बाद पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ऊपर से फैच हो चुकी है, तो उसमें मुझे कुछ नहीं करना है। इशूइंग अथॉरिटी, प्लेस ऑफ इशू जो है वो आपको डालना पड़ेगा, वो पासपोर्ट पे ही आपके दिया होता है। तो मेरे केस में दिल्ली है, तो मैं यहाँ पे दिल्ली डाल सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे दिल्ली डाल दिया है। ठीक है जी,
टाइप क्या है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट रखेंगे आप, और डेट ऑफ इशू क्या है पासपोर्ट की, वो भी आपको पासपोर्ट से मिल जाएगी, वो आपको यहाँ पे डालनी है। तो ये मुझे ग्लिच लगता थोड़ा सा, ऑटोमेटिकली से डिटेल्स पुल करनी चाहिए थी, बट एनीवेज जो भी है मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट डेट्स डाल दी हैं। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस आपका जो इंडिया का है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ जो आपके पासपोर्ट पे दिया है वो आप डाल देंगे। आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है जी। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट एक देना पड़ता है आपको, किसी का भी आप दे सकते हैं, किसी रिलेटिव का या फ्रेंड का, उनका एड्रेस, उनका टेलीफोन नंबर, रिलेशनशिप क्या है आपका उनका, वो आप ऑक्यूप क्या करते हैं, एम्प्लॉय, आईटी कंसल्टिंग, किस कंपनी में काम करते हैं आप, क्या पोजीशन है, वो आपको थोड़ा स्पेसिफाई करना होता है। वैसे ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, लेकिन आप डाल दें, अच्छी बात है। इसके बाद मुझे इन्फॉर्मेशन अबाउट माय ट्रिप, जो टूरिस्ट है, इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री और कितने दिनों के लिए मैं जा रहा हूँ वो भी टोटल होके आ गया है। फ़ोन नंबर, होटल का एड्रेस आप डाल देंगे, होटल का नाम और प्रोविंस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब आपको होटल वाउचर पर मिल जाएगा। अब मैं इंटेंडेड बॉर्डर गेट ऑफ एंट्री के अंदर जो है चूज़ कर रहा हूँ कि मैं कहाँ से एंटर करूँगा, कहाँ से छोड़ के वापस जाऊँगा वियतनाम को। तो यहाँ पे मैं कुछ भी चूज़ कर लेता हूँ। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ, ये बस एक डेमो है। इस पे आप टिक कर दें, कमिटेड टू डिक्लेयर टेम्परेरी रेजिडेंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ वियतनामीज लॉज। इसके बाद ये मैं अभी नो रखता हूँ। यहाँ पे आप बच्चों की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, अगर आपके बच्चे 14 साल से नीचे के हैं और उनके पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन पासपोर्ट है तो अलग से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब आपको ट्रिप के एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस वगैरह, ये मिसलेनियस चीज़ें हैं, ये डाल देनी है। कितना आप बजट लेके चलते हैं अपना ट्रिप का, आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं है, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपकी क्षमता है आप उस हिसाब से यहाँ पे डाल दें। स्पेसिफाई कि आपने कैसे पेमेंट किए, कैश करेंगे आप पेमेंट वहाँ पे या कार्ड से करेंगे, तो जो भी है मैं यहाँ पे डाल दूँगा। और इसके बाद हु विल कवर द ट्रिप्स एक्सपेंसेस ऑफ द एप्लीकेंट, तो मैं खुद ही करूँगा तो पर्सनल रखेंगे, कोई स्पॉन्सर कर रहा तो कंपनी करेंगे, ठीक है जी। अब आपको पेमेंट मेथड जो है कैश ही रखना है, ठीक है। और अब आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें और नेक्स्ट पेज पे आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि सारी जो मेरी डिटेल्स है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुकी हैं। और यहाँ पे मुझे एक डालना है सिक्योरिटी कोड, वो मैं डाल देता हूँ। कैप्चा कोड आपको डालना पड़ेगा और आपको ये पेमेंट स्क्रीन पे ले जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक नोटिस आएगा स्क्रीन पे, ये देखें आप। तो आपका डिक्लेरेशन कंप्लीटेड हो गया है। अब आपको एक ईमेल चली जाएगी आपकी ईमेल एड्रेस पे जो आपने यहाँ डाली थी, उसे प्रिंट भी कर सकते हैं या ऐसे कंफर्म भी कर सकते हैं। प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मेल पे आपको मिल जाएगा। एंड कंफर्म करेंगे तो पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, ठीक है जी। बस इतना सा ही है, ऐसे इसको फिल करना होता है, छोटा सा है और 5 मिनट लगेंगे और ऐसे ये मेल आ जाती है आपको जब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेते हैं, ठीक है जी। और माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो बस मैं जाने से पहले एक चीज़ आपको कहता हूँ कि आपको गवर्नमेंट का पोर्टल ही यूज़ करना है ई वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, लेकिन कोई चैलेंजेस जैसे आपको आते हैं, ठीक है, इफ़ यू स्टक इन अ सिचुएशन, इन दैट केस I have also shared a link with you from where you can restart your application with some additional cost of course। लेकिन जो भी है ऑप्शन ऑल्टरनेटिव मैंने आपको जेन्युइन इस वीडियो में दिया है। अब जाने से पहले हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते हुए जरूर जाएं इस वीडियो को, इस लेटेस्ट वीडियो को। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।